ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता है। हम जब चाहे छोटी स्टडी करें कि छोटी क्लास की, अपने फिफ्थ सिक्स क्लास की, या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की में, कि हु क्रिएटेड द अर्थ और इसकी रीजन क्या है। और अब तक मतलब इतनी इसके पीछे डिस्कवरीज या फिर साइंटिस्ट वगैरह ने इतनी रिसर्च कर लिया, लेकिन फिर भी ये टॉपिक जो है ना मतलब इतना बड़ा है कि अब तक पूरा का पूरा कवर नहीं हो चुका है कि क्या एकदम परफेक्ट इसके पीछे रीजन था। और बहुत से सवाल उठते हैं, क्या ये एंडलेस प्रोसेस है? जैसे हम आज भी देखिए, टेलीस्कोप ये पता लगाता है कि देखो आज भी जो हमारा यूनिवर्स है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे अपने रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं अपने बनाते हैं, जैसे पुरानी स्टोरीज वगैरह की भगवान ने बनाया था, अलग अलग सबकी में अलग अलग स्टोरी होती है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ। लेकिन हम क्या समझेंगे आज अपने एकदम पूरे बेसिक पॉइंट, जैसे ज्योग्राफर की एक वे से देखेंगे कि कितने थ्योरीज वगैरह इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं जिनमें से, और उनमें कैसे आराम से समझेंगे अपने इमेज की हेल्प से कि कैसे बताया था कि अर्थ कैसे क्रिएट हुई थी, मून कैसे क्रिएट हुआ, ब्लैक होल क्या होता है, और हमारी अर्थ जो है कभी ब्लैक होल में जा सकती है क्या, कभी खत्म हो जाएगी ये? ऐसे क्वेश्चन जो खूब सारे हैं। अर्थ की सिर्फ एक साइड क्यों दिखती है, वो कैसे घूमता है, कैसे मून बना, कैसे हमारा पानी बना अर्थ पे, कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बना, ये सारे क्वेश्चन जो है आज हम इसमें कवर करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने ओरिजिन ऑफ अर्थ की ये कुछ थ्योरीज आ जाती है। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 4.6 बिलियन ईयर अगो। इसके पीछे ना खूब सारे साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। देखो एक तो आ जाती है अर्ली थ्योरीज इसमें, और एक आ जाती है मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली में आ जाएगी अपनी नेबुलर हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम अच्छे से देख लेंगे। ये हल्की हल्की से बस ये देखेंगे कि हाँ इसमें क्या बताया हुआ है। फिर अपनी मॉडर्न थ्योरीज में आ जाती है ये होयल्स की कॉन्सेप्ट। फिर अपना मेन इसमें आता है बिग बैंग थ्योरी। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो सबसे पहले आ गया अपना अर्ली थ्योरीज में नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं छोटे से बड़े एग्जाम में। ये दी गई थी कांट और लैप्लास के द्वारा। इसे समझाया गया है कि जो अपना सोलर सिस्टम है ना उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। ये देखो जो अपने जर्मन फिलोसफर थे ना इमैनुअल कांट, इन्होंने दी थी, और उसके बाद इसको और रिवाइज किया गया इस थ्योरी को लैप्लास के द्वारा 1796 में। देखो ये पूरा डायग्राम की हेल्प से बता रखा है पूरी है क्या हाइपोथेसिस। ये देखो सबसे पहले जो अपने एटमोस्फेयर है, जो अपने पूरी जो यूनिवर्स है ना उसमें क्या कह रहे छोटे छोटे से ऐसे पार्टिकल घूम रहे थे, छोटे छोटे कण होंगे, उनकी सबकी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी ग्रेविटी होगी, तो अपनी खुद की सेल्फ ग्रेविटी की वजह से ना हल्के हल्के, जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी धूल में हम देखते हैं छोटे छोटे कण हवा में अपने आप इधर उधर घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो वैसे ही मान लो ये सब घूम रहे हैं, ठीक है। और जब अपने खुद के घूमने की वजह से टकराएंगे ये, ठीक है, एक दूसरे से टकरा के धीरे धीरे क्या होने लगा, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, इनके अंदर मोमेंटम क्रिएट हो गया, और ये फिर क्या हो गया, रैंडम मूवमेंट से एकदम सर्कुलर मूवमेंट होने लग गई इनकी। और फिर देखो क्या बन गया, एक बादलों का धूल का कण जैसे हो जाते हैं ना, कई बार हम कुछ झाड़ते हैं तो धूल एकदम से बादल से बन जाते हैं। तो क्या हो गया, क्लाउड का एक डिस्क फॉर्मेशन हो गई इनके गोल गोल घूमने से। पहले ये ऐसे ही अपने अकेले अकेले घूम रहे थे, अब पूरे ये एक क्लाउड डिस्क की तरह घूम रहे सारे एक पाथ में। फिर ऐसे घूमते घूमते क्या हो गया, इनके बीच में मतलब मटेरियल अलग होना शुरू हो जाता है ना, जैसे हम दूध ही पिलोते हैं तो जैसे मक्खन ऊपर बीच में आ जाता है, छाया अलग हो जाती है, ऐसे सेम यहाँ पे होता है कि जो एक टाइप का पार्टिकल होगा ना वो बीच में आ जाएगा जो थोड़ा हार्ड होगा, और जो हल्का होगा वो साइड में घूमने लगेगा, ठीक है। जो सेंट्रल पार्ट है इसको हमने बोल दिया प्रोटोसन, यानी कि सन का जो पहले का पार्ट है, पहले जैसा सन होता था वो हो गया प्रोटोसन। परफेक्ट सन नहीं बोलेंगे इसको। और इसके साइड में फिर धीरे धीरे ऐसे घूमते घूमते छोटी छोटी रिंग्स और बनने लग गई, उसको हमने नाम दे दिया प्लेनेट का। तो ये थ्योरी सच नहीं है, लेकिन ये क्या है, थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। ऐसे ही हम और सारी हाइपोथेसिस देखेंगे, हम ये नहीं मान लेंगे कि सच में ऐसे ही हमारे जो ये यूनिवर्स है उसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, अपने प्लैनेट्स वगैरह की। यहाँ पे भी वही समझा रखा है कि नेबुला क्या है, एक लार्ज हॉट क्लाउड गैस डस्ट का था जो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, फिर वो गोल गोल घूमने लगा, उसकी स्पीड बढ़ने लग गई, फिर उसकी चारों तरफ क्या हो गया, अलग अलग रिंग्स बनने लग गए, फिर वो ठंडे होके प्लैनेट्स बन गए। ये डायग्राम को इन्होंने अच्छे से बता रखा है। और जो इसका सेंट्रल पार्ट था वो क्या बन गया, अपना सन।
एक ही कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट का, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये याद, इसमें क्या बताया है इस कॉन्सेप्ट में कि कोई भी जो हमारे यूनिवर्स का ना तो डेफिनेट स्टार्ट है ना ही एक अंत है। मतलब हम कहते हैं ना जैसे भगवान का ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, वैसे टाइप की ये एक कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट बाय व्हील। इसमें क्या कहते हैं ना कि ना कोई इसका अंत है ना शुरुआत है, ना ही इसकी कभी शुरुआत हुई थी ना ही इसका कभी अंत होगा। अब अपने ये वाली थ्योरी पे आ जाते हैं, प्लेटिसिमल्स थ्योरीज। ये दी थी अपनी चैम्बरलिन और मोल्टन ने। फिर इसको सपोर्ट किया था सर जेम्स जीन्स ने और सर हेल्फुल जेफरी ने। फिर इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो एक्यूमुलेशन से फॉर्म होते हैं, कि मतलब जो छोटे छोटे पार्ट है ना मैटर के घूम रहे यूनिवर्स में, वो एक दूसरे गोल गोल घूम के क्या हो जाएंगे, प्लैनेट बन जाएंगे इकट्ठे होके। इसको आप ऐसे ध्यान रखो, जैसे हम मक्खन बनाते हैं ना, वो पहले क्या होता है पूरा इकट्ठा दही होता है, फिर वो धीरे धीरे अलग होना शुरू होगा, फिर छोटे छोटे पार्ट होंगे, फिर वो इकट्ठे होके एक तो पूरा वो इकट्ठा एक जगह बीच में सेंटर में आ जाता है। अब वो रखो ध्यान में कैसे घूमते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर ये देखो रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, इसमें भी सेम वही बात बताई गई है, जो सन है ना इसके उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, सोलर नेबुला डस्ट घूम रहे थे, जो कि किसकी मेनली बनी हुई थी, हाइड्रोजन और हीलियम की। फिर जो फ्रिक्शन से और कोलिजन हो रहा था ना पार्टिकल का आपस में घर्षण हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, डिस्क शेप की फॉर्मेशन हो गई क्लाउड की, और फिर उसी में से प्लेनेट बन गए। ये तो थी अपनी पुरानी थ्योरीज एकदम पहले की। अब आ जाएगी अपनी थोड़ी सी मॉडर्न थ्योरीज। इसमें मेन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी। इसमें क्या बताया कि कैसे जो यूनिवर्स है ना वो फैल रहा है आज भी। देखो 1920 में जो एडविन हबल थे ना, उन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्स जो है ना अब भी फैल रहा है। देखो हबल के इनके नाम पे भी एक हबल टेलीस्कोप भी है। और इन्होंने क्या ये देखा था, ऑब्जर्व किया था, जो अब गैलेक्सीज है ना खूब सारी, उनके बीच में जो जगह है ना वो दूर होती जा रही है गैलेक्सीज, जैसे हम टेलीस्कोप से देखते हैं कि वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है। फिर देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो इवेंट था ना बिग बैंग का, ये हुआ था 13.7 बिलियन ईयर अगो। क्या था इसमें कि जो सारा का सारा मैटर था ना, मतलब पूरी दुनिया जो है ना अपनी, वो एक छोटे से बोल में थी, एक छोटा सा एटम बहुत कम जगह में, जगह तो थोड़ी लेकिन उसके पास बहुत ही इन्फिनाइट टेम्परेचर, मतलब बहुत ही जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना ज्यादा टेम्परेचर और इतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी थी, ठीक है। मतलब एकदम से उसका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन हुआ एकदम से फूट गया, इसमें उसमें इतनी एनर्जी थी, तो फिर धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन होने लग गया कि वो बढ़ता गया धीरे धीरे, ठीक है। ये डायग्राम में देखो वो जो छोटी सी बॉल थी ना वो एकदम से बहुत तेज फूटी थी, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ उसका एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। और वो आज भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है धीरे धीरे। हम कई बार पढ़ते हैं ना कि हम सन से हमारा जो टाइम है दूर होता जा रहा है, सन अर्थ से दूर हो रही है, या फिर जो मून और अर्थ है वो दूर होते जा रहे हैं, इनकी स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है जो घूमने की है। तो ये सब क्या प्रूव करते हैं कि हाँ अब भी मूवमेंट जो है हमारे यूनिवर्स में चल रही है, और इन सब के पीछे अपने अपने रीजन, और ये एकदम प्रूव नहीं है, कल को हो सकता है कोई और नई थ्योरी आ जाए, ठीक है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो पहले 3 मिनट थी ना जब वो एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो पहला एटम था ना वो बना था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो एक्सपेंशन है ना वो कम होती चली गई टाइम के साथ, और फिर और साथ साथ क्या होता गया, जो डेंसिटी थी ना वो कम होती चली गई यूनिवर्स की। और देखो ये क्या कह रहा है, जो बिग बैंग के रिजल्ट से हमें 4 फोर्स देखने को मिलते हैं जो यूनिवर्स में आई। पहला हो जाएगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है सबसे वीक फोर्स, लेकिन क्या है ये इनिशियल रेंज है एकदम स्टार्टिंग का। फिर अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी नेक्स्ट वीकेस्ट है और शॉर्ट रेंज का है। फिर अपना आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये स्ट्रोंग है और विद इन्फिनाइट रेंज। फिर है स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रोंगेस्ट है और ये शॉर्ट रेंज है। इनका सबका आपको हल्का हल्का सबके बारे में पता होगा, और जो एकदम डिटेल्ड वीडियो है ना वो हम आगे कवर कर लेंगे इनकी हर एक की डिटेल में। ये देखो ये इन्होंने इनका दे रखा स्टेफन हॉकिंग का, कि इन्होंने क्या कहा था कि मैंने ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी कि जो टाइम टाइम ट्रेवलर्स आते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह टाइम में ट्रेवल करते हैं कि उनके लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया।
तो क्या कह रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरी थ्योरी जो ये बात गलत हो गई प्रूफ, कि मतलब आप कह दो कि मैंने तो भाई कल पार्टी रखी है कि एलियंस आ जाए, और वो एलियंस नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी नहीं आएगा क्योंकि आपने उनको इनविटेशन भी नहीं दिया, तो आप क्या कह दोगे कि कोई एलियंस है ही नहीं इसलिए कोई पार्टी में नहीं है। तो सेम बात इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है, तो ये हमारे इतने काम की नहीं है। अब देखो जो इनकी कमियां निकाली जाती है बिग बैंग थ्योरी की, ये हर थ्योरी के साथ होता है, ठीक है, कोई भी थ्योरी आएगी तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी निकाले जाएंगे, ये हमारे इतने काम की नहीं होती, इतने नहीं आते ये देखो, अगेंस्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वोलेट द लॉ ऑफ एंट्रोनॉमी अगेंस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार बाद में रिवाइज कर सकते हैं, इसमें क्या बता रखा है, यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर रखा है। आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स है ना उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, सबकी ना मिलती जुलती है। देखो प्रोटोस्टार ये बीच में दे रखे, साइड में ये प्लैनेटिस्मल्स दे रखे, छोटे छोटे प्लैनेट। क्या कह रहे, जो स्टार्स थे ना वो एकदम लम्प्स थे गैस के नेबुला के बीच में, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उनका कोर जो है बनना शुरू हो गया, और उनको हम क्या कहते हैं, जो बीच में प्रोटोस्टार बनाइए बीच में, और उनके साइड में जो ये डिस्क घूम रही थी ना गैस की डस्ट की, वहां से धीरे धीरे क्या होने लग गया, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बने, मतलब धूल पूरी घूम रही है, धूल के कण आपस में जुड़ेंगे, छोटे पत्थर बनेंगे, फिर और बड़े, तो ऐसे क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे करके प्लैनेट स्मल बन गई है, और फिर वो प्लैनेट स्मल क्या बन जाएंगे, बड़े प्लैनेट बन जाएंगे। और ये क्यों मिल रहे हैं, कोलिजन से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने टाइप ऑफ प्लैनेट, दो टाइप के होते हैं, एक तो इनर और एक आउटर। इनर में अपने आ जाएंगे जो अपने सन के पास है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये है एकदम डेंस और रॉकी कंपोजिशन है इनका, चट्टानों से बने हुए हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और ये एकदम फ्रंट लाइन में होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ना वो एकदम लिक्विड स्टेट में मिलेगी, देखो सन के पास है ना तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और ये मेनली बने हुए हैं आयरन और निकल की। और जो वीनस है ना वो अपना उसका सबसे हॉटेस्ट इनर है, इनर प्लैनेट है, और मरकरी है ना वो सेकंड डेंस प्लैनेट है अपने अर्थ के बाद। ये देखो, ये अपने सारे प्लैनेट आपको याद ही होंगे, और इनकी ट्रिक भी होती है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है, ये ट्रिक से हम याद कर लेते हैं इनको। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में होती है, इसकी भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, माइकल जैक्सन MJ, जुपिटर मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। फिर आते हैं अपने आउटर प्लैनेट, ये जो अपने लास्ट के 4 प्लैनेट है ना वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम गैस जाइंट जोवियन प्लैनेट बोल देते हैं, ये जुपिटर के जैसे हैं, इनका एटमॉस्फेयर एकदम ठीक है, और मोस्टली इनमें है हीलियम और हाइड्रोजन। अब इनका यहाँ पे सेम वही जो ऊपर हम पढ़ के आए वही यहाँ पे टेबल में डिफरेंस दे रखा है, कि ये बहुत गर्म है, ये दूर है, ठीक है, इसमें खूब सारी गैस डस्ट वगैरह मिलेगी, और ये क्या है, ये इतने इंटेंस नहीं है, और इनका रिच एटमोस्फियर है, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह। यहाँ पे क्या है, इनकी ग्रेविटी कम है, यहाँ पे इनकी ज्यादा है। फिर अपने आ जाते हैं एस्ट्रॉइड्स एंड कोमेट्स, ये क्या होते हैं, हम कई बार देखते हैं आसमान में छोटे छोटे जो हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, हम कई बार एस्ट्रॉइड, कोमेट्स, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों ही क्या होते हैं ना, ये लेफ्ट ओवर होते हैं, मान लो क्या कहते हैं कि प्लैनेट्स वगैरह कुछ भी बन रहे थे, जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको हम बोल देते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट कुछ भी घूम रहे हैं उनको बोल देंगे हम एस्ट्रॉइड या कोमेट। और इनका जो डिफरेंस है ना वो इनके कंपोजिशन में है, जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना वो बने होते हैं रॉकी मटेरियल की और मेटल के, कोमेट्स होंगे वो रॉकी मटेरियल भी है, डस्ट भी है, आइस भी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। मेन इसमें ना आइस का डिफरेंस आ जाता है, देखो इसमें आइस है कोमेट्स में, तो आइस क्या होगा, जैसे ही मतलब घूमते घूमते सन के पास जाएंगे ना, तो इनकी जो पूछे पूछ सी नजर आती है ना हमें, टेल, वो इसी वजह से आती है क्योंकि पिघलना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं जब इनकी बर्फ पिघलेगी तो पूछ जैसी होगी और फिर ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो एस्ट्रॉइड होंगे ना वो हमेशा रोक ही रहते हैं, चट्टान। ये यहाँ पे अच्छे से टेबल में फिर से डिफरेंस दे रखा है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसेंट्रिक ऑर्बिट है,
मतलब ये गोल गोल घूमते रहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि गोल गोल घूमे। ये मेटल रॉक से बने हैं, ये रॉक हाइड्रोकार्बन आइस से, ठीक है। और ये कोई कोमा टेल वगैरह नहीं बनाते, ये टेल बनाते जब सन के पास से गुजरते। इनका टाइम पीरियड हो गया 1 से 100 साल, इनका हो गया 75 से, ये देखो कितने, मतलब बहुत ही ज्यादा साल तक हो गया इनका। और फिर इनका साइज भी बहुत कम, ये है 1 से 100 किलोमीटर और ये है 1 से 10, बस इनका न्यूक्लियस ही है, क्योंकि साइड की आइस वगैरह तो इनकी पूरी खत्म हो जाती है। फिर अपना आ जाता है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ब्लैक होल्स क्या होता है ना कि मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी जो इतनी ज्यादा है ना, और उसका मास इतना ज्यादा है कि वहां से कुछ भी नहीं निकल सकता, कुछ भी आर पार नहीं हो सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं आर पार हो सकती, तो इसलिए वो ब्लैक दिखते हैं, ठीक है। और जो आजकल के बहुत एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है ना, वो ही इनको देख पाते हैं। देखो फर्स्ट टाइम इन्होंने कैप्चर किया था, किसने, अपने ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ रेडियो टेलीस्कोप, जिसको हम कहते हैं इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, EHT। और ये काम किसके अंडर करता है? US और नेशनल साइंस फाउंडेशन के अंडर में। उसने इसकी ब्लैक होल की पिक्चर ली थी। और फिर ये भी बात उठती है कि क्या जो अपनी ब्लैक होल है ना, वो अपने अर्थ को भी खा जाएगा? कई बार कहते हैं ना कि कुछ भी इसके आसपास से गुजरता है तो वो सब अपने अंदर खींच लेता है और वो खत्म हो जाता है। तो देखो अपने अर्थ के आसपास पहले बात तो कोई है नहीं दूर दूर तक ब्लैक होल, और अगर सन के साइज का आया भी ना, मान लो ब्लैक होल, तो अपनी अर्थ की भी ग्रेविटी है तो वो नहीं, इतना नहीं खींच पाएगा, ठीक है। बहुत कम, बहुत बहुत कम चांस है। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखो ये क्या कह रहे हैं, 1838 में जो सर जॉर्ज डार्विन थे, उन्होंने क्या बताया, जो अर्थ और मून थे ना, वो एक ही चीज थी, मतलब एक ही बॉडी थी पहले, फिर वो बाद में अलग हुई है, ठीक है, टूट के। देखो ये है फिशन हाइपोथेसिस, इसमें क्या बताया कि एक डम शेप बॉडी है ये, मतलब एक, देखो दो ऊपर नीचे छोटे छोटे गोल है, तो ये क्या हो गया, डम शेप हो गई, ठीक है। एक ये, एक ये बेल बन गई, ये घंटी होती है ना, ऐसे घंटा होता है, ये ऊपर एक गोला फिर नीचे एक गोला, एक ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा, और ये फिर थोड़े टाइम में टूट जाएंगे बीच में से। उन्होंने क्या बताया, जो ये मून है ना, वो अपने अर्थ से ही अलग हुआ है, और जहां से ये मून, मान लो यहाँ से हम बीच में से काट देंगे, तो जहां से ये मून हटा है ना, वहां से गड्ढा हो गया, तो वहां पे क्या है, अपने अर्थ पे पैसिफिक ओशियन, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, फिर उसमें पानी भर गया। फिर अपने आके नेक्स्ट जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसमें क्या कहते हैं कि जो एक बहुत बड़ी बॉडी, जो अपने मार्स है ना उससे 3 गुना बड़ी एक बॉडी थी ना, वो अर्थ में आके टकराती है, ठीक है। और फिर उसके टकराने से क्या होता है कि जैसे टुकड़े नहीं हो जाते पत्थर के, वैसे एक अर्थ में से छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, वो गोल गोल घूमने लगता है, फिर धीरे धीरे वो गोल हो जाता है, समझ लो, ठीक है। इमेजिन करते चलो, फिर वो क्या हो गया, आगे जाके वो मून बन गया 4.44 बिलियन ईयर्स एगो। फिर यहाँ पे देखो एक ये दे रखा है बॉक्स में कि जो हमें मून है ना, वो हमेशा सेम क्यों दिखाई देता है। ये हमें क्यों सेम दिखाई देगा, जो हमारा रोटेशन पीरियड है ना, मतलब जैसे जिस स्टाइल में हमारी मून अर्थ घूम रही है ना, जिस स्पीड में, वो ऐसे ऐसे टाइम पे पड़ता है कि हमें हमेशा एक ही साइड दिखेगा फेस उसका, मून का 59% हमें मून दिखाई देता है। और देखो जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है ना, मून की जो रोटेशन है ना वो कम होती जा रही है, पहले ये स्पीड अलग थी और पास में भी था मून। और इसका देखो रोटेशनल पीरियड जो है वो एकदम सेम है ऑर्बिटल पीरियड का, इसीलिए ये रीजन दे रखा है यहाँ पे। फिर अपना आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि हमारा जो अर्थ है ना उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो स्टार्टिंग में अपनी अर्थ एकदम बैरन थी, मतलब खाली, रॉकी और एकदम गर्म थी। यहाँ पे सिर्फ पतला सा एटमोस्फेयर था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी। और क्या थी वहां पे, खूब सारी धूल, क्लाउड थी, मोल्टन गैस स्टेज में एकदम पिघला हुआ सब कुछ। जो हल्का सब्सटेंस था ना वो ऊपर तैर रहा था, जैसे हम देखते हैं ना पानी में बाल्टी में कुछ डाल दो तो पानी के ऊपर वो तैरता रहता है, ऐसे कुछ समझ लो, ठीक है। सब अपने अपने ज्यादा वेट है कम वेट है उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे सारी चीजें तैरती रहेंगी, अगर आप खूब सारी चीजें डाल दोगे तो। और अगर मान लो जैसे एक बाल्टी में तेल भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, टेम्परेचर कम करोगे ज्यादा करोगे तो वो सारी चीजें चेंज होती रहेगी, ठीक है।
फिर देखो क्या कह रहा है, ये ऊपर तैरती रहती थी जो एकदम हल्की चीजें थी, फिर वो धीरे जैसे जैसे ठंडी होनी शुरू हुई ना, तो वहां पे क्रस्ट बनने स्टार्ट हुई। जैसे हम देखते हैं दूध में मलाई आने शुरू हो जाती है जब वो ठंडा होता है, तो ऐसे ही मलाई से क्या हो गया, अपनी पपड़ी आने शुरू हो गई। एकदम पानी थी ना, एकदम ये लिक्विड थी अर्थ, धीरे धीरे उस पे क्रस्ट पे क्या होने लगता है, फिर व्रिंकल पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फिर अपनी मलाई क्या होता है, टूट जाती है ना, उसको हम हिला हल्का सा हिला देते, वो गोल घूमना शुरू करते, तो मान लो हमारी अर्थ गोल घूम रही है, तो उस पे क्या हो जाएंगे, रिज और बेसिन बनने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, वहां पे जैसे जैसे वो ठंडा होता गया तो फिर हमारे क्लाउड भी बनने लग गए, ठीक है। और फिर वहां से बहुत सालों तक तो बारिश होती रही। कैसे बादल बने, मान लो नीचे एकदम गर्म थी, वो गैस ऊपर जाती, भाप से ही तो बादल बनते हैं ना। फिर वहां से क्या हुआ, इस पानी से क्या, जो हमारे बेसिन बने थे ना, उसमें पानी भर गया। और फिर हमारे जो लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, अलग अलग सारी चीजें हम आगे डिटेल में देख लेंगे कैसे बने थे। ये हमारे शॉर्ट में हो गई सारी चीजें। यहाँ पे देखो एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर दे रखा। अपने लिथोस्फेयर क्या होती है, जो अर्थ की ऊपर की लेयर है, वो अभी हमने समझी। मलाई वाले एग्जाम्पल से आराम से समझ में आ जाएगी कि देखो धीरे धीरे वो ठंडी होती जाएगी, फिर उसका टेम्परेचर जैसे कम होगा ना, तो जो अंदर का मटेरियल था वो अलग हो जाएगा, बाहर वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। जो हैवी मटेरियल था ना, आयरन, निकल, वो तो अंदर की तरफ बैठ जाएंगे, और जो हल्की है ना, जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, वो ऊपर की साइड आ जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो एकदम ठंडी होती जाएगी, तो क्या हो जाएगी, छोटे साइज में कंडेंस हो जाएगी। फिर आपने आता है एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर कैसे बना। इसमें भी 3 स्टेज आती है। देखो सबसे पहले अपना एटमोस्फेयर कैसे, सोलर विंड्स वगैरह थी अपनी पहले अलग, वहां पे हाइड्रोजन हीलियम थी, बस घूमती रहती थी अपने एटमोस्फेयर में। फिर क्या हो गया, वहां पे खूब सारा पानी वो निकला, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया, ये सब। और फ्री, बहुत कम फ्री ऑक्सीजन थी हमारे पास। फिर जैसे जैसे हमारी जो अर्थ है ना, वो ठंडी होती गई, गैस, वाटर वेपर रिलीज हुए ना अंदर से, अर्थ के अंदर से। और तो क्या हो गया, वो वहां पे ऊपर आना, एटमोस्फेयर में गैस, जो हमारे वाटर वेपर थे, वो आने शुरू हो गए। और इसको हम टर्म करते हैं डी गैसिंग। मतलब गैस का उल्टा हो रहा है, गैस नहीं निकल रही, डी गैसिंग हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, जैसे लगातार वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो हम वोल्केनोज में भी देखते हैं ना, कितनी हमारी भाप, डस्ट वगैरह कितना कुछ निकलता है। तो वहां से भी वाटर वेपर, गैस एटमोस्फेयर में जाती रही, अर्थ हमारा कूल होता रहा। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो एटमोस्फेयर में, पानी जैसे बारिश हुई ना, तो उसमें मिल के नीचे आती रही। तो ऐसी प्रोसेस खूब टाइम तक चली ना, तो क्या हो गया, हमारी ये सरफेस बन गई। और फिर क्या हो गया, देखो हमारा एटमोस्फेयर तो बन ही गया था ये। फिर हाइड्रोस्फीयर भी कैसे बन गया, इस बारिश के पानी के भरने से। फिर अपनी आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका भी एक सेपरेट चैप्टर बहुत डिटेल में हो सकता है, यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, क्योंकि हमारा एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट, हम धीरे धीरे हम पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे। इसमें क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेनली हम मानते हैं कि केमिकल की कुछ रिएक्शन हुई होगी स्टार्टिंग में, वहां से हमारी लाइफ जो है वो डेवलप होती। एकदम स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो क्या होते थे, अपने आप को डबल कर लेते थे। हम आज भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि कुछ छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, वो 1 से 2 हो जाते हैं टूट के, जैसे अपना अमीबा होता है, ठीक है। फिर वो 2 से 4 हो जाएगा टूट के। तो पहले ऐसे डेवलपमेंट हुआ था लाइफ का, ठीक है। और इसके हमें सबूत कहाँ मिलते हैं, अपनी जो बहुत पहले के रॉक्स में, फॉसिल्स में, ठीक है, वहां पे हमें इनके देखने को मिल जाते हैं प्रूफ। और वहां पे ये जो फोटोसिंथेसिस थी ना, वहां पे ये स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे। फिर अपनी लाइफ ओशन से फिर अर्थ पे आई, और ऐसे स्टार्ट होती चली गई। बस इस चैप्टर का हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमने सारे ही टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में एकदम हल्के हल्के पॉइंटर्स देख लिए। फिर डिटेल में ये सारे टॉपिक आगे जाके कवर हो जाएंगे कि हमारी अर्थ कैसे बनी थी, और कैसे हमें पता चलता है इसके बारे में, और हम कैसे और इसके बारे में और पता लगा सकते हैं। तो मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द अर्थ, उसमें हम एकदम डिटेल में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो हमने मेन मेन बेसिक्स देखे थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।